मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम 95वां एपिसोड है। हम बहुत तेजी से मन की बात के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है। हर एपिसोड से पहले गांव शहरों से आए ढेर सारे पत्रों को पढ़ना, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के ऑडियो मैसेज को सुनना, ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह होता है। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक बुनकर भाई हैं, एलदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुन करके भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन, उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-S। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम-S रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए हैं। सही में विक्रम-S के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हैं, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी, जिसे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। साथियों, आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेस, टेक, इनोवेशन पर खूब बात की है। इसकी दो खास वजह हैं। एक तो यह कि हमारे युवा
इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग बिग एंड अचीविंग बिग। अब वे छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। दूसरी यह कि इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन, इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी युवा साथियों और स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। साथियों, आज हमारे देशवासी अपने इनोवेशन से उन चीजों को भी संभव बना रहे हैं जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। इसे देखकर किसे खुशी नहीं होगी। हाल के वर्षों में हमारे देश ने उपलब्धियों का एक लंबा सफर तय किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी अब रुकने वाली नहीं है। प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कोनस्तांतिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है। भारत से उन्हें इतना लगाव है, पिछले 42 वर्षों में वे लगभग हर वर्ष भारत आए हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा
कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है बल्कि मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आह्लादित कर देता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। भारतीय संगीत की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। मैं आप लोगों को एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मील दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है। 19वीं और 20वीं सदी में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से लोग गयाना गए थे। वे यहाँ से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गए थे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम भारत में होली मनाते हैं, गयाना में भी होली का रंग सिर चढ़कर बोलता है। जहाँ होली के रंग होते हैं वहाँ फगवा यानी फगुआ का संगीत भी होता है। गयाना के फगवा में वहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े विवाह के गीत गाने की एक विशेष परंपरा है। इन गीतों को चौताल कहा जाता है। इन्हें उसी प्रकार की धुन और हाई पिच पर गाया जाता है जैसा हमारे यहाँ होता है। इतना ही नहीं, गयाना में चौताल कंपटीशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे भारतीय, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिजी भी गए थे। वे पारंपरिक भजन कीर्तन गाते थे जिसमें मुख्य रूप से रामचरितमानस के दोहे होते थे। उन्होंने फिजी में भी भजन कीर्तन से जुड़ी कई मंडलियां बना डाली। फिजी में
रामायण मंडली के नाम से आज भी 2000 से ज्यादा भजन कीर्तन मंडलियां हैं। इन्हें आज हर गांव मोहल्ले में देखा जा सकता है। मैंने तो यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतीय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे प्राचीन परंपराओं का घर है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करें, उसका संवर्धन भी करें और हो सके उतना आगे भी बढ़ाएं। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास हमारे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के कुछ साथी कर रहे हैं। मुझे ये प्रयास काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे मन की बात के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। साथियों, नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लिडी क्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लिडी क्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर नागा लोक संगीत अपने आप में एक बहुत समृद्ध विधा है। इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसी 3 एल्बम्स लॉन्च की जा चुकी है। ये लोग लोक संगीत, लोक नृत्य से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। युवाओं को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, नागालैंड की पारंपरिक शैली में कपड़े बनाने, सिलाई, बुनाई जैसे जो काम, उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। पूर्वोत्तर में बैम्बू से भी कितने ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने का भी सिखाया जाता है। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव तो होता ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लिडी क्रोयू के लोग प्रयास करते हैं। साथियों, आपके क्षेत्र में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं होगी। आप भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनूठा प्रयास हो रहा है तो आप उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद
कॉमिक्स की किताबें हो या फिर एजुकेशनल टॉयज, बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीजें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में जुटे रहते हैं। हर रोज गांव के तकरीबन 80 विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। साथियों, झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ानें दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है। लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रोगी के लिए रोजमर्रा के अपने छोटे छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सुविधाओं के जरिए इस केंद्र में रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ी एक चुनौती इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी है। इसलिए यह केंद्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश भर में मरीजों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी, और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत
सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने देशवासियों के जिन रचनात्मक और सामाजिक कार्यों की चर्चा की, वो देश की ऊर्जा और उत्साह के उदाहरण है। आज हर देशवासी किसी न किसी क्षेत्र में, हर स्तर पर देश के लिए कुछ अलग से काम करने का प्रयास कर रहा है। आज की चर्चा में ही हमने देखा, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन में हमारे एक बुनकर साथी ने अपनी जिम्मेदारी समझी, उसे निभाने के लिए आगे आए। इसी तरह कोई पर्यावरण के लिए प्रयास कर रहा है, कोई पानी के लिए काम कर रहा है। कितने ही लोग शिक्षा, चिकित्सा और साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति, परंपराओं तक असाधारण काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ रहा है। जब ऐसी कर्तव्य भावना किसी राष्ट्र के नागरिकों में आ जाती है, तो उसका स्वर्णिम भविष्य अपने आप तय हो जाता है। और देश के ही स्वर्णिम भविष्य में हम सबका भी स्वर्णिम भविष्य है। मैं एक बार फिर देशवासियों को उनके प्रयासों के लिए नमन करता हूं। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही कई और उत्साहवर्धक विषयों पर जरूर बात करेंगे। अपने सुझाव और विचार जरूर भेजते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।